Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is debounce in JavaScript. So, what is debouncing? Debouncing is an optimization technique. मतलब आपके ब्राउज़र की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. तो अब debouncing फंक्शन लिखते कैसे और इसका यूज़ केस क्या हो सकता है? अगर मैं यूज़ केस की बात करूं तो इसका जो बेस्ट यूज़ केस हो सकता है, जैसे फेसबुक का पेज हो गया या ट्विटर का पेज हो गया या फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट अगर आप देखते हो किसी की, उसकी सर्च जो हो गई. जैसे फेसबुक में अगर मैं फेसबुक की बात करूं, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे कंटेंट लोड होता है उसके अंदर, और वो पीछे सर्वर की कॉल्स जब मारता है तब वो कंटेंट लेकर आ रहा है या कुछ ऐसा. तो इसका ये बेस्ट यूज़ केस हो सकता है कि आपको डिबाउंसिंग बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, जो कि मैंने बताया. डिबाउंसिंग इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. बहुत ज़्यादा सर्वर रिक्वेस्ट अगर आप पीछे मार रहे हो तो हमें उस सर्वर रिक्वेस्ट को लिमिट करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस हिंडर ना हो, राइट. और इससे आपके ब्राउज़र को फ्रीज होने का भी खतरा होता है. अगर आप ऑन द स्क्रॉल अगर कंटिन्यूसली सर्वर रिक्वेस्ट मारोगे तो हो सकता है आपका ब्राउज़र भी फ्रीज हो जाए. तो वो हमें लिमिट करना है. तो लिमिट करने के लिए हम डिबाउंसिंग फंक्शन का ही यूज़ करते हैं. तो अब डिबाउंसिंग फंक्शन जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी. तो एक फंक्शन यहाँ पे पहले से ही बना दिया था और एक इवेंट लिस्नर ऐड कर दिया स्क्रॉल के ऊपर और उस एक्सपेंसिव फंक्शन को कॉल कर दिया. और इसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम कुछ एपीआई कॉल मारेंगे, राइट. और मैंने यहाँ पे सिंपली कंसोल करवा दिया सर्वर कॉल, राइट. अब मैं कंसोल में आपको दिखाता हूँ. इसको क्लीन कर दूँ जरा. अब जैसे स्क्रॉल करूँगा तो आप देख पाओगे कि बहुत ज़्यादा सर्वर, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बहुत सर्वर कॉल रिक्वेस्ट जा रही है पीछे, ठीक है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, राइट. तो हमें कुछ लिमिट करनी है सर्वर रिक्वेस्ट. तो उस केस में डिबाउंसिंग पिक्चर में आता है. मतलब जब यूज़र किसी एक्टिविटी को ख़त्म करे, अगर वो स्क्रॉल करके स्टॉप करे तब हमें वो सर्वर रिक्वेस्ट मारनी है, ना कि जैसे वो स्क्रॉल करे तो हम रिक्वेस्ट मारते चलेंगे. तो इससे क्या होगा, आपका ब्राउज़र फ्रीज भी हो सकता है और ये इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली. तो हम इसे अब हम इसे लिखेंगे कि कैसे हम डिबाउंसिंग फंक्शन को लिखते हैं. तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ एक्सपेंसिव फंक्शन को और कंसोल भी बंद कर देता हूँ फॉर नाउ, फॉर टाइम बिंग. तो हम अब लिखेंगे बेटर फंक्शन, जिसे मैं नाम दे देता हूँ बेटर फंक्शन, राइट. और बेटर फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ ऑन स्क्रॉल. अब बेटर फंक्शन में बेसिकली अगर जब भी आप डिबाउंसिंग का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एक टाइम आउट का कंसेप्ट आता है. तो आप जब यूज़र किसी एक्टिविटी को स्टॉप करेगा तो उसके बाद हम इस रिक्वेस्ट को मारेंगे. मतलब हम टाइम आउट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो जाते हैं, दीज आर दी फंक्शन कॉल बैक एंड अ डिले, राइट. अगर मैं सेट टाइम आउट यहाँ पे लगा देता हूँ, सेट टाइम आउट, मैं इतने टाइम के बाद ये रिक्वेस्ट मारूंगा. तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन कॉल बैक हो जाएगा हमारा और मैं इसके अंदर सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्सपेंसिव फंक्शन, राइट. सॉरी, बेटर फंक्शन. दिस इज नॉट नाउ एक्सपेंसिव फंक्शन, बेटर फंक्शन, या विल जस्ट से सर्वर कॉल. और मैं इसके अंदर डिले लगा था 300. और जब भी हम टाइम आउट बनाते हैं तो हमें इस टाइम आउट को क्लियर भी करना होता है, जो कि क्योंकि अगर हम नॉर्मली जैसे विंडो ने इवेंट लिसनर यहाँ पे लगाया स्क्रॉल, मतलब हमने यहाँ पे स्क्रॉल इवेंट लिसनर लगाया और बेटर फंक्शन कॉल कर दिया इसके ऊपर, और सेट टाइम आउट फंक्शन इसके अंदर कॉल हो रहा है. अगर हम इसे क्लियर नहीं करेंगे तो वो चलता ही रहेगा बेसिकली. तो हमें पहले इसे क्लियर भी करना होता है. तो इसे क्लियर करने के लिए हम इसे स्टोर कर लेंगे किसी आईडी में. लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट टाइमर आईडी, राइट. और इस टाइमर आईडी को मैं इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ और जब भी हम सेट करेंगे उससे पहले हम इसे क्लियर करेंगे हमेशा. तो अगर मैं अब इस सॉल्यूशन का आंसर देखूं तो लेट्स सी कि रिजल्ट क्या आता है इसके अंदर. सी, स्क्रॉल स्टॉप, स्क्रॉल स्टॉप. जब यूज़र ने एक्टिविटी को स्टॉप करी तो उसके बाद ही सर्वर कॉल गई,
विच इज़ गुड थिंग। बट अभी भी अगर आप इंटरव्यू के पर्पज से या वैसे भी अगर आप नॉर्मली अगर डी बाउंसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आप ये लाइन ऑफ कोड उनके सामने या इंटरव्यूअर के सामने लिख नहीं सकते या किसी प्रोजेक्ट में इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ इश्यूज है अगर आप देखो तो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया लेट टाइमर आईडी विच इज़ नॉट गुड। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लेट टाइमर आईडी को मैं अंदर क्यों नहीं डिक्लेयर करता लाइक दिस, मैं यहां पे डिक्लेयर कर दूं, राइट, और फिर इसके अंदर रिजल्ट देखूं क्या बोलता है ये। लेट्स सी हियर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये बैटर फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये टाइमर आईडी हमेशा इनिशियलाइज कर रहा है अनडिफाइंड, हमेशा नया, क्योंकि प्रीवियस टाइमर आईडी मैं पहले स्टोर कर रहा था, राइट, बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल था उसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा था, बट जैसे ही फंक्शन कॉल होता है टाइमर आईडी दोबारा से इंस्टेंशिएट हो रहा है और इसके अंदर अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्लियर टाइम आउट तो किसी को कर नहीं पाएगा क्योंकि वो अनडिफाइंड है, राइट, और वो नहीं जाके यहाँ पे सेट करता है। इनवैलिड चीज हो गई कि अगर मैं अंदर डिक्लेयर करूं तो इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है, इसे क्लियर करने का, मतलब इसे डिक्लेयर करने का, अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने से बचना है तो हम क्लोजर्स का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्लोजर्स पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूं जिसके अंदर मैं इसे बोल देता हूं कांस्टेंट डी बाउंस, राइट, मैंने इसे बोल दिया डी बाउंस फंक्शन, और मैं इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर, अब ये प्राइवेट वेरिएबल हो गया इस फंक्शन के लिए, राइट, और मैं ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा हमें एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और जो ये पीस ऑफ कोड है, ये वाला जो बैटर फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है, मैं इसे उठाऊंगा और इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और मैं यहां से सिंपली आई विल कॉल डी बाउंस, राइट। सो अब टाइमर आईडी भी हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, राइट, और मैं एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न कर रहा हूं इसके अंदर। पहले प्रीवियस टाइम को क्लियर किया, उसके बाद मैंने सेट टाइम आउट कर दिया और सर्वर कॉल मारी। बट इसके अंदर अभी भी एक दिक्कत है, हम इस चीज को यहां से बाहर निकालते हैं। तो यहां पे मैं इसे ऐसे लिख देता हूं और डिले भी हम इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, और मैं इसे यहां पे एक्सपेक्ट कर लेता हूं फंक्शन एंड डिले, और मैं यहां पे सेट टाइम आउट फंक एंड डिले, राइट। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। मैं इसे रिफ्रेश कर देता एक बारी फिर से, तो सी हियर सर्वर कॉल एक बार ही जा रहा है, सेकंड जब भी मैं स्टॉप कर रहा हूं तब सर्वर कॉल जा रहा है इसके अंदर। बट क्या ये सही तरीका अभी भी है इसके अंदर? कॉन्स्ट डी बाउंस मैंने यहाँ पे बना दिया, फंक डिले, मतलब पैरामीटर्स मैंने यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स पास किए और यहाँ पे पैरामीटर एज अ पैरामीटर्स ले लिया। तो मैंने कहा इस पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में भी आप लोगों को डिफरेंस बताया था, तो अगर आप देखना चाहे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा ऊपर। तो अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब भी मैं बैटर फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा स्क्रॉल हो रहा है तो बैटर फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है, और बैटर फंक्शन इज बेसिकली डी बाउंस फंक्शन, और जब डी बाउंस फंक्शन हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो टाइमर आईडी तो हम बार बार इनिशियलाइज कर ही रहे हैं इस केस में भी, और ये भी अनडिफाइंड कॉल हो रही होगी। बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। तो होता क्या है, जैसे ही स्क्रॉल इवेंट हमारा स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर इवेंट लिस्टनर, जब हम फायर कर रहे हैं तो बैटर फंक्शन कॉल होता है विच इज द डी बाउंस फंक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे हम इसको एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, और एनोनिमस फंक्शन जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम उस प्रीवियस टाइमर आईडी को क्लियर कर रहे हैं और नया टाइम आउट यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो हम एक एनोनिमस फंक्शन इसे रिटर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज एन इवेंट लिसनर फॉर द दिस मेथड। तो ये इसका इवेंट लिसनर है, ना कि डी बाउंस मेथड। तो डी बाउंस एक बार ही हमारा इनिशियलाइज होगा जब भी हम इसके अंदर इवेंट फायर करते हैं, और ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा, और जो हमारा बार बार फायर होगा दैट विल बी द एनोनिमस फंक्शन जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं। बट अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे एक
बटन बनाता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ debounce इन जावास्क्रिप्ट एंड id is debounce. Let me get that id. तो मैं इस id को document dot get element by id, this is debounce, राइट. हमारे पास बटन आ गया. अब इसकी बजाय मैं यहाँ पर बटन पे इवेंट लिसनर ऐड कर देता हूँ. यहाँ पर बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर और क्लिक मेथड मैं यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ और बैटर फंक्शन को कॉल करता हूँ. तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बटन यहाँ पर बनाया है और बटन के साथ क्लिक के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड कर दिया जो कि है बैटर फंक. तो सॉल्यूशन शुड बी सेम आई थिंक, राइट. तो मैं इसको जरा दिखाता हूँ आप लोगों को. अगर मैं मल्टीपल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तभी सर्वर खुल जाएगी. तो ये इट्स वर्किंग फाइन. बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? तो इसके अंदर प्रॉब्लम बेसिकली है कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि जब भी आप एक क्लोजर के अंदर एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो और सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन सेट टाइम आउट भी एक पैरामीटर लेता है जो कि है आर्गुमेंट लेता है फंक्शन. जो इस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड है और इसके अंदर दिस है, उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है. तो मैं कंसोल करके दिखाता हूँ, इससे आपको और भी क्लियर पिक्चर आ जाएगी. तो मैं इस फंक्शन को बाहर कॉल कर लेता हूँ. तो इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट आउटर टाइमर. फंक्शन को मैं नॉर्मली कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है. और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एंड आउटर टाइमर मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ. आपको समझाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ. तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस करता हूँ एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग दिस करता हूँ इस जो आउटर टाइमर के फंक्शन के बाहर. तब रिजल्ट देखता हूँ मेरा रिजल्ट क्या आता है. जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए. सी हियर, जब मैंने क्लिक किया हमारा बैटर फंक्शन कॉल हुआ. बैटर फंक्शन इज अ डीबाउंस फंक्शन. डीबाउंस फंक्शन के ऊपर लिसनर लगा हुआ है जो कि एनोनिमस फंक्शन है. इसने यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन रिटर्न किया और अगर टाइमर आईडी है तो उसे क्लियर किया और कंसोल किया दिस को, राइट. और दिस को जब कंसोल किया तो उसने दिस को कंसोल किया बटन आईडी डीबाउंस जो कि हमारा है. और उसने उसके बाद टाइमर आईडी के अंदर टाइम आउट सेट किया और टाइम आउट के अंदर देखा कि आउटर टाइमर कॉल बैक फंक्शन लगा हुआ है. तो आउटर टाइमर को कॉल करने गया तो उसने यहाँ पे फंक को कॉल किया एंड यहाँ पे भी दिस को कंसोल करवाया और यहाँ पे दिस बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है. यहाँ पे दिस बिल्कुल चेंज हो गया. दिस यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट है. तो ऐसा क्यों? सो बेसिकली आपने क्लोजर के अंदर दिस कीवर्ड का पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि दिस कीवर्ड के अंदर बेसिकली क्लोजर कहता है कि आप इनर फंक्शन कैन एक्सेस द आउटर फंक्शन पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स. तो आप जब भी क्लोजर डिक्लेयर करते हो, क्लोजर की डेफिनेशन ही यही होती है कि आप जो आपका इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को और पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकता है. बट ये केस दिस के साथ नहीं है क्योंकि इसके अंदर टोटली कंटेक्स्ट ही चेंज हो जाता है. तो क्लोजर दिस कीवर्ड के साथ ऐसा नहीं करता है. तो दिस कीवर्ड जब आप यूज कर रहे हो तो आउटर फंक्शन जो हमारा है इनर फंक्शन के दिस कीवर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो इसलिए हम जब भी क्लोजर के अंदर दिस कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस कंटेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखें, इस कंटेक्स्ट को रिजर्व करके रखें. तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्ट कंटेक्स्ट एंड इट इज सिमिलरली विद द आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट इसका सेव कर लेता हूँ और सिमिलरली विद द आर्ग्यूमेंट्स. तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स सेव कर लेता हूँ, राइट. और जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो आई विल कॉल विद अप्लाई. और अप्लाई के अंदर मैं कंटेक्स्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स, राइट. और मैं यहाँ पे अब कंटेक्स्ट प्रिंट करता हूँ. Now let's see the result.
सी। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। बटन जो है हमारा, जब मैंने क्लिक किया एनोनिमस फंक्शन रिटर्न हुआ और एनोनिमस फंक्शन ने पहले यहाँ पे कंसोल किया दिस को, और जब सर्वर कॉल चलेगी तो उसके बाद भी दिस को मैंने यहाँ पे कंसोल किया, कंटेक्स्ट यहाँ पे पास किया, तो सेम बिल्कुल कॉल हुआ। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। यहाँ पे इस फंक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सीधा इसे कॉल करता हूँ func.apply, राइट, और इस फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड गेट रिड ऑफ दिस console.log ऑल्सो, और सेट टाइम आउट को थोड़ा मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज़ अ डीबाउंसर फंक्शन, जो कि आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए यूज़ करते हो। जब भी आपकी बहुत सी सर्वर कॉल्स आपको मारनी, बहुत सी सर्वर कॉल्स आ रही थी, तो आपको लिमिट करना हो सर्वर कॉल्स को, तो आप डीबाउंसर फंक्शन का यूज़ करके उसे लिमिट कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्राउज़र की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। सो यस, दिस इज़ द डीबाउंसिंग फंक्शन। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब आपके इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है डीबाउंसर के अंदर कि हायर ऑर्डर फंक्शन इसके अंदर बताओ कौन सा हो सकता है, या हम टाइमर आईडी को एक बार ही क्यों इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर, राइट। और देयर कैन बी अनदर फंक्शन कि हमारा जो बैटर फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ये बार बार डीबाउंस फंक्शन को बेसिकली कॉल कर रहा है, तो इस केस में तो टाइमर आईडी शुड बी अनडिफाइंड। और क्लोजर के अंदर हम दिस कीवर्ड को कैसे हैंडल करते हैं, तो दिस कैन बी द क्वेश्चन एंड दिस शुड बी द लाइन ऑफ द कोड जो आप डीबाउंसिंग फंक्शन को लिखकर दिखाते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है डीबाउंसिंग के लिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।